हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक माँ ने अपने क्रियाकर्म का बंटवारा अपने बेटे और बेटी में बराबर किया। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। रुक्मणी जी का बहुत दिन से तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन एक दिन शाम को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनके पति ने अपने पड़ोसियों को बुलाकर किसी तरह उनको अस्पताल ले गए और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया। पड़ोसी ही बेचारे भाग भाग के उनकी दवाई लाना या उनकी ज़रूरी कागज़ की कार्रवाई की, क्योंकि जाहिर सी बात है, रुक्मणी जी के पति की भी ऐसी हालत नहीं थी कि वह इतनी फुर्ती से भाग भाग के सारे पेपर का काम या दवाई लाने का काम करते। लेकिन दुखद बात यह थी कि इतना तत्परता दिखाने के बाद भी, पड़ोसियों की इतनी मदद करने के बाद भी रुक्मणी जी शाम के 7 बजे तक शांत हो गई। उन्होंने दम तोड़ दिया। उसी समय उनके चारों बच्चों को फ़ोन करके सूचित किया गया कि उनकी मां नहीं रही। दूसरे दिन अगले दिन के 2 बजे तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उनके बच्चे जो पास या दूर जहाँ भी थे, सब इतने ड्यूरेशन में सब घर आ सकें और अपनी माँ की अंतिम यात्रा में शामिल हो सकें। अगले दिन सुबह 10 बजे तक उनके सारे बच्चे घर में एकत्रित हो गए थे। उनकी माँ का अंतिम यात्रा की तैयारी हो गई थी। उन्हें नहला धुला के उनको सुहागन की तरह तैयार किया जा रहा था। लेकिन तब उनकी बेटियों में से एक बेटी कही कि हमारी माँ ने एक बार मुझे कही थी कि मैं अपने गोदरेज में एक पत्र लिखकर रख रही हूँ। कल अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो मेरी अर्थी घर से निकालने से पहले उस पत्र को पूरे समाज के सामने मेरे चारों बच्चों के सामने पढ़ा जाए। उनके बाकी तीनों बच्चे बड़े हचकचा गए। यह क्या बात हुई? फिर भी उनकी बेटी ने जाकर गोदरेज खोलकर उनकी माँ ने जैसा बताया था वहाँ से एक लिफाफा लेकर आई। लिफाफा में एक चिट्ठी निकली। उनके शव के पास ही पड़ोसी, दूर दराज के उनके नाते रिश्तेदार, करीबी दोस्त, चारों बच्चे, चारों बच्चों के ससुराल वाले भी थे। रुक्मणी जी ने अपनी चिट्ठी में लिखी कि मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं शांत हो जाऊँ, मेरी मौत हो, तो मेरी अंतिम यात्रा निकालने से पहले यह पत्र मेरे चारों बच्चों के सामने और समाज के सामने पढ़ा जाए। पूरे समाज के सामने पढ़ा जाए कि कल को अगर मेरे बच्चे भूल जाए तो उन्हें यह समाज कभी न कभी कोई न कोई यह याद दिलाए कि उनकी माँ ने क्या कहा था। मेरी अंतिम यात्रा में और मेरे सारे क्रियाकर्म के खर्च को मैं अपने चारों बच्चों में बांट रही हूँ। मुझे मेरे घर से मेरी अर्थी निकालने तक और मुझे जलाने तक की लकड़ी और जितने भी विधि विधान होता है और जितने भी उसमें खर्च किया जाता है, उसका सारा इंतजाम मेरा बड़ा बेटा करेगा। मेरे घर में मेरी चिता को जलाने के बाद पहले दिन से लेकर 9 दिन तक जो घर में पूजा पाठ होगी, जो भी पूजा पाठ होगी, लोगों का आना जाना रहेगा, जो भी चीज़ की जाएगी, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं अपने मंझले दूसरे बेटे को देती हूँ। 10वीं का किए जाने वाला पूजा पाठ और कार्यक्रम और मेरी अस्थि को विसर्जन करने की जिम्मेदारी मैं अपनी संजली तीसरी बेटी को देती हूँ। और 13वीं में होने वाले ब्राह्मण भोज, समाज का भोज, खाना खिलाने और पिलाने का जो भी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी मैं अपनी सबसे छोटी बेटी को देती हूँ। माँ की चिट्ठी पढ़ने के बाद उनकी माँ ने लिखा था कि 1 लीटर और मैं अपने गोदरेज में रखी हूँ। वह चिट्ठी जिस दिन मेरा पूरा क्रियाक्रम खत्म हो जाए तो 14वें दिन सारे बच्चे एक साथ बैठे और वह चिट्ठी पढ़ा जाए। आसपास के करीबी रिश्तेदार भी साथ में अगर रहते हैं तो उनके सामने भी लेटर पढ़ा जाए। और अगर कोई यह सोचता है कि मेरा वह लेटर कोई पहले निकाल कर पढ़ ले सकता है या उसे छुपाया जा सकता है, तो इस बात की गलती कोई ना करे, क्योंकि मैंने उसका इंतज़ाम भी कर दिया है। बेटे लेटर पढ़ने के बाद बड़े अचंभित थे और उससे ज़्यादा गुस्से में बेटों की पत्नियां थी और बेटियां बड़ी चकित। उनकी माँ ने कैसा कैसा लेटर लिखा है, कैसी चिट्ठी लिखी है। उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। उनकी चिता को घर में तैयार करने से घर में उनकी अर्थी को शमशान तक ले जाने और उनकी चिता को जलाने के लिए लकड़ी, घी, पूजा पाठ, जितने विधि विधान थे, सबके खर्चे और जिम्मेदारी उनके बड़े बेटे ने किया। उनके बड़े बेटे ने चिता को आग दी। पहले दिन से लेकर 9 दिन तक घर में जो भी पूजा पाठ और विधि विधान किया गया, उसका सारा खर्चा जिम्मेदारी उनके दूसरे बेटे ने किया। 10वें दिन की पूजा पाठ और जितना भी क्रियाकर्म का जिम्मेदारी थी, उनकी अस्थियों को सारे कर्मकांड पूरा होने के बाद पानी में विसर्जन करने की जिम्मेदारी उनकी तीसरी बेटी ने अपनी माँ की मर्जी के हिसाब से ही की। और उनकी चौथी बेटी ने 13वीं का ब्राह्मणों का भोज, समाज को दिए जाने वाला भोज का जिम्मेदारी ससम्मान पूरा किया।
उनके माँ के द्वारा तय किए गए बात के हिसाब से 14वें दिन उनके वकील घर आया हुआ था। रुक्मणी जी के पति कुछ ससुराल वाले थे, दोनों बेटियों के पति और उनके बच्चे थे, और दोनों बेटों की पत्नियां और उनके ससुराल वाले भी थे। उनकी लिखी दूसरी चिट्ठी रुक्मणी जी के गोदरेज से लाई गई। उस चिट्ठी को खोलकर सबके सामने पढ़ा जाने लगा। रुक्मणी जी लिखी थी कि मैं एक और जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ। मैं अपनी सारी संपत्ति अपने चारों बच्चों में बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही हूँ। हमारा घर जिस पर हम अभी रहते हैं वह मेरे बड़े बेटे का होगा। हमारे घर से सटा हुआ एक जो बड़ा बगीचा है वह बगीचा मेरा मंझला बेटा का होगा। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जो एक अपार्टमेंट है वह हमारा एक फ्लैट है, वह फ्लैट मेरी तीसरी बेटी का होगा। और मेरे गहने और जो मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट है वह मैं अपनी चौथी बेटी को देती हूँ। सबका दिमाग सुन्न हो गया, पर चिट्ठी अभी खत्म नहीं हुई थी। चिट्ठी में आगे लिखा था संपत्ति किसके नाम पर कब और कैसे ट्रांसफ़र होगा, इसकी पूरी जानकारी मेरे वकील जी बताएंगे, क्योंकि उनके पास ही मैंने अपनी सारी वसीयत बनवा कर रखी हुई है। कोई मेरी वसीयत को बदल नहीं सकता, छुपा नहीं सकता, दबा नहीं सकता। वकील जी जब आगे की कार्रवाई बताएंगे। उनकी चिट्ठी खत्म होने के बाद वकील जी ने कहा आपकी माँ ने आप दोनों बेटों को जो आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया है वह अभी आपको नहीं मिलेगा। आपकी माँ की संपत्ति आपके बच्चे की उम्र जब 20 साल की होगी तब उनको मिलेगा। दोनों बेटों का मुंह लटक गया। यह क्या बात है? संपत्ति अभी भी मेरा ही होगा, हमें मिले या हमारे बच्चों को मिले, बात तो बराबर है। आज हमें मिला तो आगे जाकर हमारे बच्चों को ही मिलना है। इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत है? आगे वकील जी ने कहा आपकी माँ की इच्छा थी कि आपके बच्चे की उम्र जब 20 साल की होगी तब आपकी माँ की संपत्ति उनके नाम पर ट्रांसफ़र होगी। आप इतने दिन बीच में सिर्फ केयर टेकर अपनी संपत्ति का ध्यान रखने वाले हो सकते हैं। आपको आपकी माँ की संपत्ति नहीं मिली है, आपके होने वाले जब 20 साल के होंगे तब उनको मिलेगी। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वह चाहती थी कि जब आप दोनों के बच्चे 20 साल के हों और वह संपत्ति उनको मिले तो वह यह जाने कि उनकी दादी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। उन्होंने अपने बेटे के नाम पर संपत्ति ना कर अपने बेटे के बेटों के नाम पर संपत्ति क्यों की। अब बहुओं का दिमाग गुस्से से खौल उठा। यह क्या तमाशा है? हमने ऐसा क्या कर दिया था? ऐसा कौन सा कारण था जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया? वकील जी ने अपने पास एक चिट्ठी और अपने फ़ोन से एक रिकॉर्डिंग निकालकर सबके सामने रखे। उसमें रुक्मणी जी की आवाज़ में रिकॉर्डिंग थी। जो रिकॉर्डिंग थी और जो लेटर में था वह दोनों एक ही बात था। जब रिकॉर्डिंग उन्होंने बजाई तो उस रिकॉर्डिंग में था कि बेटा सब बहुत चकित हो रहे हो ना कि मैंने क्या क्या कर दिया, क्या क्या नहीं किया, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। मैं और मेरे पति हम दोनों के पास कुछ नहीं था। हम दोनों नौकरी करते थे, भाग भाग के किसी तरह 2 कमरे का घर बनाए, 2 कमरे से 4 कमरा कर 10 कमरा बनाए। उसके बाद किसी तरह एक बड़ी ज़मीन खरीदी। उस समय यहाँ की ज़मीन ज़्यादा डेवलप नहीं थी, इसलिए बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी। आज बहुत बड़ा घर है और उसके साथ एक सटा हुआ एक बहुत बड़ा बगीचा जिसमें ढेर सारे तरह के फल फूल के पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं। अच्छा लगता है ना घर अपना? जब तुम दोनों बेटों की शादी हुई और बेटियां शादी करके अपने घर चली गई तो याद है हम दोनों पति पत्नी घर में अकेले रह गए। एक दिन मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गई। मेरे कमर में बहुत चोट आया। मुझसे खड़ा रहते भी नहीं बनता था, एक कदम चलते नहीं बनता था। मैंने तुम दोनों बेटों को और बहू को बताया कि ऐसी बात है। एक बेटा जो दूर मुंबई में रहता था और एक बेटा जो मात्र 1.5 घंटे की दूरी पर रहता था। दोनों की बीवी आने को तैयार नहीं थी। सास की सेवा तक नहीं करना चाहती थी कि ठीक है हम वहाँ रहते नहीं हैं तो क्या हुआ, कम से कम अभी के हाल में तो कम से कम उनकी देखभाल करें। 2 महीने बाद गर्मी छुट्टी थी और सब बच्चे तुम लोग घर आए थे, दोनों बेटे बहुएं और बेटियाँ उनके बच्चे। जब मैं इस बात पर गुस्सा की थी अपने दोनों बहू पर और ताना मारा था कि 2 महीना पहले हम दोनों कैसे पति पत्नी रहे, हम जानते हैं। मैं खड़ा भी नहीं हो पाती थी। तेरे ससुर जी मुझे उठाकर बाथरूम ले जाते थे, लेके आते थे। किसी तरह कच्चा खाना से पक्का खाना बनता था। कई बार 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। तब याद है हमारी बड़ी बहू ने क्या कहा था? उसने कहा था माँ कि तो 4 बच्चे हैं, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ हम दोनों बेटों पर ही क्यों हो? उनके तो 4 बच्चे हैं, देखभाल करने की, सेवा करने की जिम्मेदारी चारों बच्चों की होनी चाहिए। चारों बच्चों को सेवा करना चाहिए ना।
माँ बाप तो चारों के बराबर है ना। उस दिन यह बात मुझे अखर गया। वह खुद बेटी थी। क्या कल उसके माँ बाप की तबीयत खराब होती तो वह अपना घर परिवार छोड़कर माँ बाप का देखभाल कर सकती थी। यही मजबूरी, यही स्थिति मेरी बेटियों के साथ भी तो था। वह अपना ससुराल, अपना घर परिवार छोड़कर मेरे पास रहकर मेरा देखभाल कर सकती थी। लेकिन उस दिन हमारा देखभाल हुआ या ना हुआ, लेकिन मैंने एक चीज़ तय किया कि मेरी बहू ने मुझे यह बताया है कि मेरे 4 बच्चे हैं और चारों की जिम्मेदारी बराबर है, तो मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा भी 4 हिस्सों में बराबर करूंगी। और यह मैंने बंटवारा किया। लेकिन दोनों बेटों के नाम पर संपत्ति वसीयत उनके नाम नहीं की। उनके बच्चे जब बड़े होकर 20 साल के हो जाए तो मेरी वसीयत उनके नाम होगी, क्योंकि 20 साल होने पर जब उनके नाम पर मेरी संपत्ति उनके नाम पर होगी तो उन्हें पता हो कि उनकी दादी ने ऐसा कदम क्यों उठाया था, उनके माँ बाप ने क्या कहा था जिससे उसकी दादी ने यह कदम उठाया था। कल जब तुम्हारे बच्चे कहें कि आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो हमसे क्या उम्मीद करते हो, आप अपने माँ बाप के सगे नहीं तो हम आपकी मदद क्यों करें या सेवा क्यों करें या हम आपकी देखभाल क्यों करें। जैसे मैंने अपनी बहू से यह बात सुना था, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बहू बोले, तुम्हें बोले या ना बोले, जो उसकी परवरिश है, लेकिन कम से कम उसके मन में यह बात रहे कि उसकी सास कैसी थी और उसने अपने ज़माने में क्या किया था। उसकी सास उसे कभी नज़र मिलाकर ऊंची आवाज़ में यह ना बोल सके कि हमने अपने सास ससुर का बहुत सेवा किया था और तुम नहीं करते और तुम्हें करना चाहिए। अब दोनों बेटा और बहू का मुंह उतर गया। उनकी एक छोटी सी गलती, छोटी सी नादानी या उनकी हरकत ने इतना बड़ा कांड कर दिया था। दोस्तों, आपको अच्छा लगा, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद।